स्कूलों की स्थापना के लिए विद्यासागर ने सारे बंगाल का दौरा किया और ऐसे स्थानों की खोज की जहां उनकी सबसे अधिक आवश्यकता थी। ऐसे उपयुक्त स्थान उन्होंने देहातों, कस्बों तथा शहरों के उन भागों में निश्चित किए जहां निरक्षरता का एक छत्र राज्य था और जहां पिछड़े वर्ग के लोग रहते थे। सारी व्यवस्था बनाकर विद्यासागर ने 101 स्कूलों की स्थापना का काम पूरा कर दिया और उनमें ऐसे नियम भी लागू कराए जिससे गरीब तथा पिछड़े हुए वर्ग के विद्यार्थियों को अधिक से अधिक सुविधा मिल सके। शिक्षा शुल्क में रियायत तथा छात्रवृत्तियों की भी व्यवस्था उन्होंने उन स्कूलों में करवाई। श्री विद्यासागर के इस प्रयास से बंगाल में स्थान स्थान पर ज्ञान के दीपक जल उठे। इन स्कूलों की स्थापना का एक उद्देश्य यह था कि संस्कृत कॉलेज के पढ़े हुए विद्यार्थियों को पढ़ाने का अवसर मिले और लोगों का ध्यान संस्कृत पढ़ने की ओर जाए। इन नवस्थापित स्कूलों में संस्कृत कॉलेज की परीक्षाएं पास किए हुए व्यक्तियों को प्राथमिकता दिए जाने का नियम अनिवार्य करके उसके निर्वाचन तथा नियुक्ति का अधिकार भी विद्यासागर को ही दे दिया गया। यह एक महान अधिकार था, किंतु विद्यासागर ने उसका उपयोग कर्तव्य समझकर किया। उन्होंने कभी कोई ऐसा अवसर न आने दिया जिससे उन पर अन्याय अथवा अनीति का लांछन आता। वे शिक्षक पद के लिए आए प्रत्याशियों की कठोर परिश्रम लेने के साथ उनके आचरण तथा अनुशासन का भी पता लगा लेते थे। योग्यता के साथ जिनमें उक्त दोनों गुणों का भी समावेश होता था, विद्यासागर उन्हीं प्रत्याशियों की नियुक्ति किया करते थे। इस प्रकार योग्य तथा चरित्रवान शिक्षकों के प्रभाव में सारे स्कूल दिन दिन उन्नति तथा शाखा प्रशाखाओं के रूप में विकसित होने लगे। शिक्षा प्रसार के इस एक ही महान कार्य ने पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर को न केवल बंगाल में बल्कि संपूर्ण भारत में विख्यात कर दिया। उन नवस्थापित 101 स्कूलों की देखभाल में विद्यासागर का अधिकांश समय लगने लगा और उन्होंने अनुभव किया कि कॉलेज के काम में उतना समय नहीं दे पाते जितना कि देना चाहिए। वे कदापि भी पूरे समय में पूरा काम किए बिना वेतन न लेना चाहते थे और यह भी देख रहे थे कि कॉलेज के बंधन के कारण शिक्षा प्रसार के उन माध्यमों की सेवा में पर्याप्त समय न दे पाते हैं। इस प्रकार दो नावों की स्थिति से वे असुविधा अनुभव करने लगे और कोई एक कार्य सुचारू रूप से करने के लिए किसी एक कार्य का छोड़ देना आवश्यक समझने लगे। एक और स्वलाभ रहित समाज में शिक्षा प्रसार का व्यापक कार्य था और दूसरी ओर आजीविका सहित कॉलेज का सीमित अध्यापन। इनमें से एक क्षेत्र को चुनना था। तपे हुए वे त्यागी पुरुष विद्यासागर स्वार्थ तथा परमार्थ के महान अंतर को जानते थे, इसलिए उन्हें निर्णय लेते जरा भी देर न लगी और उन्होंने स्वतंत्रता पूर्वक विद्या प्रसार का कार्य करने के लिए कॉलेज की सेवा से त्याग पत्र दे दिया। स्वसीमित लोगों ने विद्यासागर के इस त्याग को बुद्धिमता की परिधि में अंकित नहीं किया और उनके पास जाकर समझाया कि आप इतनी अच्छी नौकरी से त्याग पत्र न दें और अपना हित देखते हुए जो भी जन सेवा बन सके करें। इस प्रकार नौकरी छोड़ देने से जीविका की समस्या खड़ी हो जाएगी और तब उन्हें बड़ी कठिनाई होगी। किंतु दृढ़ व्रती ईश्वर चंद्र किसी के परामर्श से सहमत न हो सके। उन्होंने कहा, मैं समझता हूं कि कॉलेज से नौकरी छोड़ देने पर उन्हें आर्थिक कठिनाई होगी, तब भी समाज सेवा का यह आया हुआ अवसर मैं नहीं छोड़ सकता। जीवन चलाने के लिए मैं कोई और छोटा मोटा काम कर लूंगा। मेरी आवश्यकताएं सीमित तथा संतोष से नियंत्रित हैं। थोड़ी आय में भी मैं अपना काम चलाऊंगा। कॉलेज से मुक्त होकर विद्यासागर एकनिष्ठ शिक्षा प्रसार के काम में संलग्न हो गए। विद्यासागर गांव-गांव घूमकर लोगों को नवस्थापित स्कूलों की स्थापना के लिए प्रेरित करने लगे। साथ ही जहां-जहां स्कूलों की स्थापना अभी तक नहीं हो पाई थी, वहां
लोगों को उसकी आवश्यकता समझाकर स्कूल स्थापित करने के लिए कहते थे। इसके अतिरिक्त उन्होंने अनेक बच्चों की छोटी-छोटी पाठशालाएं खोली, जिनमें वे स्वयं भी पढ़ाया करते थे और अपने अनेक मित्रों को पढ़ाने के लिए बुलाते थे। ऐसी बाल पाठशालाएं उन्होंने स्वयं अपने खर्च पर चलाई और किसी लड़के से एक पैसा भी फीस का नहीं लिया। जिस प्रकार अपने छात्र जीवन में विद्यासागर मिली हुई छात्रवृत्तियों तथा पुरस्कारों के धन से गरीबों तथा गरीब विद्यार्थियों की सहायता करते रहते थे, उसी प्रकार कॉलेज के सेवा काल में भी अपना अधिकांश वेतन दूसरों की सहायता करने में ही खर्च करते थे। लोग इन दानशील महामानव के पास अब भी उसी तरह सहायता के लिए निसंकोच आते रहते थे। उनके पास जब तक थोड़ा बहुत भविष्य के लिए बचाया हुआ धन रहा, वह लोगों की सहायता करते रहे। किंतु जब इनके पास कुछ भी शेष न बचा, तो वह इस सोच में पड़ गए कि अब आगे आवश्यकताग्रस्त लोगों की सहायता किस प्रकार से कर सकूंगा। फिर भी इन्होंने परोपकार के लिए कुछ दिन ऋण का सहारा लिया, किंतु जब पानी सिर से ऊंचा होने लगा था, तो इन्होंने कुछ करने की सोची थी। उसी समय संयोगवश संस्कृत कॉलेज में एक शिक्षक का स्थान रिक्त हुआ और कॉलेज के अधिकारियों ने उनसे उक्त पद संभाल लेने का अनुरोध किया। विद्यासागर ने संस्कृत कॉलेज में काम कर लेने का विचार बनाया। तभी उनके एक मित्र तारानाथ तर्क वाचस्पति उसके पास आए और बोले, भाई विद्यासागर जी, यदि आप थोड़ी सी कोशिश कर दें तो मुझे संस्कृत कॉलेज में वह स्थान सरलता से मिल सकता है जो अभी रिक्त हुआ है। इस प्रकार मेरी बेकारी दूर हो जाएगी और गुजर बसर चलने लगेगी। विद्यासागर को समझते देर न लगी कि उनके मित्र उसी पद के विषय में कह रहे हैं जिस पर काम करने के लिए उन्होंने स्वयं निश्चय किया है। एक बार पुनः स्वार्थ एवं परमार्थ का सामुख्य हो गया, किंतु परमार्थ पक्ष का सैनिक स्वार्थ से पराभूत किस प्रकार हो सकता था। हाथ की तंगी और सिर पर कर्ज का बोझ लिए हुए भी परोपकार प्रवण ईश्वर चंद्र ने अपनी मुट्ठी की जीविका श्री तारानाथ तर्क वाचस्पति को सौंप दी। कॉलेज के अधिकारियों ने उनकी इस उदार वृत्ति की पहले तो आलोचना की, किंतु बाद में उनका विचार सुनकर उनके प्रशंसक बन गए। श्री विद्यासागर ने कहा कि यह मेरा सहज स्वभाव है कि मैं किसी को अभाव अथवा आवश्यकता में नहीं देख सकता हूँ, साथ ही परमार्थ के सम्मुख स्वार्थ को आगे नहीं रख पाता। ऐसे समय पर मुझे अपनी निजी आवश्यकताएं विस्मरण हो जाती हैं और दूसरे की आवश्यकताएं मुझे अपनी आवश्यकताएं अनुभव होने लगती हैं। अभाव अथवा आवश्यकता में रह लेना मेरा जन्मजात अभ्यास है, इसमें मुझे जरा भी कष्ट नहीं होता, किंतु यह सोच सकना मेरे लिए सरल नहीं कि कोई दूसरा भी मेरी तरह ही कष्ट सहिष्णु हो सकता है। किसी अच्छे काम के लिए कष्ट सहने में एक आध्यात्मिक आनंद है, किंतु यह अनुभव तभी होता है जब मनुष्य की आत्मा में सच्ची संवेदना तथा निस्वार्थ त्याग भावना हो। वह पद ले लेने से भाई तारानाथ को जितना सुख होगा, उससे कम सुख मुझे भी नहीं होगा। अपने स्वार्थ को तिलांजलि देकर किसी का सुख साधन किया जा सके, इससे अधिक मानव जीवन की सार्थकता और क्या हो सकती है। परोपकारी तथा पुण्य प्रवण पुरुष के लिए एक के बाद दूसरा द्वार खुलता ही रहता है। कुछ समय बाद उस संस्कृत कॉलेज में मंत्री का एक पद निर्माण किया गया, जिसको विद्यासागर को साग्रह सौंप दिया गया। इस पर श्री ईश्वर चंद्र की नियुक्ति 150 रुपए से की गई, किंतु शीघ्र ही परिश्रम तथा दक्षता पूर्वक कार्य करने से इनका वेतन 300 कर दिया गया और इसके बाद इन्हें विद्यालय निरीक्षक का उत्तरदायित्व देकर वेतन की दर 500 रुपये माहवार कर दी गई। आर्थिक सुविधा होते ही श्री विद्यासागर का परोपकार पुनः तीव्र गति से चलने लगा। उनके अपने निजी खर्च उतने ही रहे
जितने की बेकारी की दशा में थे। न तो उन्होंने अपने लिए कोई सुविधा में वृद्धि की और न कोई आवश्यकता बढ़ाई। वही मोटे गाढ़े का अंगरखा, मार्किन की मजबूत धोती और पैर में एक साधारण सी चप्पल। सही बात तो यही थी कि उन्हें अपनी यह प्राचीन भारतीय पोशाक बहुत ही प्रिय तथा सुविधापूर्ण लगती थी और वे उसे पहने हुए स्वाभिमान का अनुभव करते थे। यहाँ तक कि जब तब उन्हें छोटे बड़े दोनों लाटों से शिक्षा संबंधी विषयों तथा प्रसंगों पर परामर्श करने के लिए जाना पड़ता था, तब भी वे अपनी इसी भारतीय परंपरा के अनुसार वेशभूषा में जाते थे। और जब उनसे साहबी नियम के अनुसार कोट पतलून में साहब से मिलने के लिए विवश किया गया, तो उन्होंने एक दिन कह दिया कि अब आपसे हमारी आखिरी मुलाकात है। कोट पतलून पहन सकना मेरे वश की बात नहीं है और बिना उसके आपसे मिल सकना अनियमित है। हो सकता है इस नियम का पालन न कर सकने के कारण मुझे सेवा से त्याग पत्र देना पड़े। लॉर्ड साहब ने उनके स्वदेशाभिमान की गहराई को परखा और पहनावे के संबंध में उन्हें छूट दे दी। विद्यालय निरीक्षक के पद का भी उन्होंने उपयोग शिक्षा प्रसार में ही किया। बालकों की शिक्षा के लिए तो उस समय तक बहुत से स्कूल खुल चुके थे, किंतु बालिकाओं की शिक्षा का सर्वथा अभाव था। अस्तु, इस बार उन्होंने बालिकाओं की शिक्षा के लिए प्रयत्न प्रारंभ किया। विद्यासागर ने देश में स्त्री शिक्षा की कमी दूर करने के लिए सरकार से लिखा पढ़ी की और लॉर्ड हर्डिले को प्रभाव में लाकर 50 बालिका विद्यालय खोले जाने की स्वीकृति मंगवा ली और तुरंत ही उपयुक्त स्थानों पर उनका सूत्रपात कर दिया और उनके विकास में तन मन से जुट गए। शिक्षा विभाग के डायरेक्टर यंग साहब को विद्यासागर का यह प्रभाव और देश सेवा की तत्परता सहन न हुई। उन्होंने बालिका विद्यालयों की योजना स्थगित करने का आदेश निकाल दिया, किंतु विद्यासागर ने उसके इस सृजन विरोधी आदेश का घोर विरोध किया। फिर भी डायरेक्टर यंग विद्यालय तो बंद न करा सका। हाँ, सरकारी सहायता अवश्य रुकवा दी, किंतु संकल्पशील विद्यासागर ने इसकी जरा भी परवाह न की और सारे विद्यालयों को अपने खर्चे पर चलाने के साथ धनी मानी व्यक्तियों को उनकी सहायता करने के लिए सहमत करने लगे। इस प्रकार बालिका विद्यालयों का काम अच्छी तरह से चल निकला। यंग को उनकी इस सफलता से और भी ईर्ष्या होने लगी और वह विद्यासागर के सन्मार्ग में तरह तरह के बाधक बनने लगा। यहाँ तक उसने उनके हर काम का विरोध करना शुरू कर दिया। श्री विद्यासागर ने तनाव की उस स्थिति को ठीक न समझा और पद से त्याग पत्र दे दिया। अपने त्याग पत्र में अपने जीवन उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए उन्होंने लिखा, मेरे जीवन के अंतिम दिन अपने देश के स्त्री पुरुषों के ज्ञान की उन्नति करने और साधारण शिक्षा प्रसार में लगेंगे तथा इस व्रत का अंत सीता की भस्म से होगा। व्रतवंत विद्यासागर ने अपने इस वचन को शिक्षा प्रसार में अपना सारा जीवन लगाकर पूरा किया। पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने अब जनता को अपने साथ में लेकर के बालिका विद्यालयों का काम चलाने लगे। उन्होंने अपने गांव वीर सिंह में अपनी माताजी के नाम पर एक बालिका विद्यालय प्रारंभ किया और उसको अपने पास से सारा खर्चा देकर चलाने का निश्चय किया, किंतु उसके चलने में फिर भी कठिनाई आ खड़ी हुई। लोग उस समय बंगाल में शिक्षा को अनुचित काम समझते थे, इसीलिए विद्यालय में अपनी लड़कियों को पढ़ने के लिए नहीं भेजते थे। विद्यासागर ने सबसे पहले अपने घर की बालिकाओं को विद्यालय में पढ़ने को बिठाया और लोगों को स्त्री शिक्षा की आवश्यकता समझाई। इस प्रकार निरंतर प्रचार करते रहने के बाद में गांव का बालिका विद्यालय भी चलाने में सफल हो गए। धीरे धीरे वह विद्यालय मिडिल स्कूल होकर हाई स्कूल बन गया। विद्यालय के साथ ही विद्यासागर ने गांव में एक चिकित्सालय की भी स्थापना की और उसे भी अपने खर्च पर ही चलाते रहे।